पता नहीं ये प्यार भी क्या बला है, कब कहाँ और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। वैसे तो पहले भी मैंने उसको कई बार देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उससे खूबसूरत दुनिया में और कोई लड़की नहीं है। वहां से मैं सीधा अपने घर आया और अपने कमरे में घुसाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। धीरे से मैंने अपनी उंगलियों पर मौजूद उसके दांत के निशान को सहलाया और अपने होंठों के करीब ले आया। मेरी उंगलियों में अभी तक उससे सांसों की खुशबू उठ रही थी। दिल को मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरे नथुनों से टकराई और सांसों के रास्ते धड़कन में उतर गई। मेरे होंठ मुस्कुराए और उन्होंने उंगलियों छू लिया। मेरे दिल की एकदम से इतनी तेज हो गई कि लगने लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं वही बिस्तर पर बैठकर धड़कनों पर काबू में करने की कोशिश करने लगा। 16 साल की छोटी उम्र में ही मुझे दुनिया की सबसे भयंकर रोग लग चुका था। हाँ, मुझे प्यार हो चुका था, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। उसका चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मेरा दिल उसके दीदार को मचलने लगा। मैं घर से निकलकर जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचा, वह सामने से आती दिखाई दी। दिल एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। धीमे धीमे कदमों से चलती हुई वह मेरे बगल से गुजर रही थी। अचानक से झुकी हुई नजरें उठी और मेरे नजरों से टकराकर वापस नीच झुक गई। बस एक बार मुड़कर देख ले तो मैं समझूंगा कि इसे भी मेरी तरह कुछ हुआ है। गली से मुड़ते हुए वह अचानक से पलटी और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गई। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। बचपन से ही बहुत बदमाश और दबंग लड़का था। पूरे गांव में मेरे शैतानी के किस्से मशहूर थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका था। अब दुनिया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। हालांकि सूरज भी वही था, पशु पक्षी भी वही थे, फूल भी वही थे जो पहले थे, परंतु मुझे उनमें कुछ नयापन सा लग रहा था। अब मुझे सूरज की किरणों में प्यार के साथ रंग नजर आए। खिलते हुए फूलों को देखकर दिल में एक अजीब सी कशिश होती। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मुझे सिर्फ उससे ही नहीं, प्रकृति की हर चीज से प्यार हो गया था। कभी मैं बकरी के मेमना को प्यार करता, कभी कुत्तों को प्यार से सहलाता, तो कभी आम के पेड़ों को बाहों में भर लेता। मेरे दिल में प्यार का समंदर उतर आया था। वह पूरी तरह मेरे ख्यालों में बस गई थी। हर घड़ी दिल में सिर्फ उसका हाथ ख्याल रहता। बस उसकी एक झलक पाने के लिए बहाने तलाशने के अलावा मुझे और कोई काम ना था। वह कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, प्रदीप ने मिलते ही बताया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, क्या पूछ रही थी? मैंने बेताबी से पूछा। पूछ रही थी कि वह कहाँ है। प्रदीप मजा लेते हुए बोला, अच्छा उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। अंजलि। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत है। अंजलि। कभी मैं पेन से उसका नाम लिखता तो कभी पेड़ों पर गोदकर। एक बार तो मैंने अपने कलाई पर ब्लेड से चीरकर उसका नाम लिख दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की अनंत गहराइयों में उतरती जा रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक उसके आसपास रहने की कोशिश करता। इस दौरान मैं उसे देखता और वह मुझे देखती। धीरे धीरे प्यार की यह कहानी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कभी कभी मुझे महसूस होता कि प्यार की जितनी आग मेरे भीतर है, उतनी आग उसके भीतर नहीं है। प्रति मेरे प्रेम में कोई कामना, वासना या महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। वह गांव के लिए घास काटने खेतों की तरफ जा रही है। सुबह के भोजन के बाद मैं गांव के चौराहे पर खड़ा उसकी ही राह देख रहा था। तभी प्रताप ने आकर खबर दी, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। उसने कहा तो मैंने भी हामी भर दी। कुछ ही फासले पर एजाज का घर था। हमने आवाज देकर उसे भी बुला लिया। गांव से बाहर निकलते ही वह अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जाती हुई दिखाई दी। हमने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और उनसे आगे निकलकर आगे आगे चलने लगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई दुनिया में। गांव के बाहर मौजूद बरसाती नदी को पार करते ही मैंने उसकी तरफ देखकर दोनों बाहें फैलाते हुए बड़े ही रूमानी अंदाज में जोर से ये जुमला फरमाया, ओ जुल्फों वाले हीरो, ज्यादा मत बनो वरना एक ही सैंडल में ठीक कर दूंगी। पता नहीं उसने क्या समझ आया कि वह नदी के उस पार से ही जोर से गुर्राए। लो सुनो, वह तुम्हें गाली दे रही है। प्रताप ने ठहाका मारते हुए चुस्की ली। शायद उस लगा कि मैंने कुछ अश्लील बातें कही है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन यही सोचकर मैं चुप रह गया। थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं ये लोग घर जाकर अपने घर वालों से कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। खैर, हम लोग आगे खेतों की तरफ बढ़ गए और वह अपने सहेलियों के साथ घास काटने लगी। 1-1.5 घंटे घूम फिर कर हम तीनों खलिहान के बीचों बीच मौजूद पाकड़ के पेड़ के नीचे आकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ ही देर के बाद वे सब लड़कियां भी सर पे घास लिए वहां पहुंच गई और हमसे थोड़ी ही दूर को घास रखकर सुस्ताने लगी।
पूछो ना वह क्या कह रहा था। उसकी सहेलियां उसे मेरी तरफ मुखातिब करके धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। शायद वे उसे तकरार करने के लिए भड़का रही थी, लेकिन वह अपने घुटने पर सर रखे खामोशी की मिसाल बनी हुई थी। कभी वह कोहनी मारकर अपने सहेलियों को चुप कराती तो कभी सर उठाकर एक मुझे बेकरार कर देती। कुछ ही देर बाद वे सब जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने बारी बारी से सभी लड़कियों के सर पर घास का गट्ठर उठवा दिया और अंत में अकेली उसकी घास बच गई, जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। अब वह कातर निगाहों से हमारी तरफ देखने गई। मैंने भी उसकी गाली का बदला लेने के लिए आंखों ही आंखों में प्रताप और एजाज को इशारा किया कि वे उसकी घास ना उठाएं। थक हार कर वह स्वयं ही घास उठाने की कोशिश करने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसकी मदद को खड़ा हो गया। घास उठाते समय उसकी नजरें मेरी नजरों से इतने करीब से टकराईं जैसे एक दूसरे में डूब सी गई। मैं बेहोश होते होते बचा। धीरे धीरे प्यार का एक ऐसा सफर शुरू हो गया जिसकी कोई भी मंजिल ना थी। लो आ गए बाबू साहब ड्यूटी करके, जरा पूछिए इनसे कि कहाँ थे दिन भर। बाबूजी माँ की तरह मुखातिब होकर बोले। दिन भर क्रिकेट खेलकर शाम को जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, बाबूजी से सामना हो गया। मैं उनकी बात को अनसुना करके रसोई घर की तरफ बढ़ गया। खबरदार, जो इसे किसी ने खाना दिया। मेरी बेफिक्री देखकर बाबूजी का पारा और चढ़ गया। मेरे आंखों से छलकते आंसुओं को कोई देख ना ले, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर में घुस गया। एक तो 2-3 दिनों से उसका दीदार नहीं हुआ था और दूसरा घर में अपमान का जाए। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फुट फुट कर रोने लगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाबूजी के सोने के पश्चात माँ मेरे लिए भोजन लेकर आए तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। माँ और बहनों के काफी मनाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे घरवाले विशेषकर बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद नहीं है कि बाबूजी या माँ ने कभी मुझे मारा हो। हाँ, मेरी शैतानियों से तंग आकर कभी कभार डांट दिया करते थे। ज्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से मैं अत्यधिक भावुक और जिद्दी स्वभाव का हो गया था। छोटी छोटी बातें मेरे दिल को लग जाती और अक्सर रूठ जाया करता था। अगले दिन सुबह बाबूजी खाना खाकर काम पर चले गए। माँ, दादी, बुआ और भाभी के काफी मनाने के बाद भी मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया। तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? शाम को जब सब मुझे मनाते मनाते थक गए तो बाबूजी खाना लेकर खुद आए थे। मैं खामोश रहा। देख बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू जवान हो गया है। क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरेगा, अब जरा घर की जिम्मेदारी को भी समझ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि घर की कैसी स्थिति है? घर में 2 जवान बहनें बैठी है और ना घर में अनाज है ना पास में पैसा। मैं दिन भर धूप में जलकर भी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुझे यह सब दिखाई नहीं देता? बाबूजी सिरहाने बैठकर मुझे प्यार से समझा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। उठ, अब खाना खा ले, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता था। जब उनके मनाने से नहीं मानता तो वे नाराज होकर भोजन की थाली फेंक देते और चुपचाप जाकर सो जाते। फिर वह तब तक न खाते जब तक मैं जाकर नहीं मनाता, इससे पहले कि वे भोजन की थाली उठाकर फेंक देते। मैं उठकर हाथ धोने लगा। शायद वे ठीक ही कह रहे थे। पहले बाबूजी पास के कस्बे में मौजूद एक चीनी मिल के सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। सैलरी अच्छी थी, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं उसी कस्बे के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी किसी कारणवश चीनी मिल बंद हो गई और उनकी सैलरी आनी बंद हो गई। यहीं से हमारी जिंदगी का रुख मुड़ गया। पैसों की तंगी शुरू होते ही पारिवारिक कलह शुरू हो गया। बड़े भाइयों और भाभियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में रात दिन झगड़े होने लगे। बाबूजी शराब पीने लगे। गरीबी की वजह से मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर बाबूजी के साथ काम में लगा गया था। 1-1.5 साल काम करने के बाद जब काम छूटा तो मैं घर बैठ गया था। दिन भर क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ घूमना, बस यही मेरा काम था। अरे कल दिन भर तू कहाँ था? अगले दिन प्रताप ने मिलते ही सवाल किया। मैं धान की रोपनी करने गया था। क्यों, क्या हुआ? वह पूछ रही थी कि तुम्हारा दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहा है। प्रताप ने बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपने मामा के घर गई थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी छोटी बहन भी यही बात क्यों पूछ रही थी। शायद वह कल मुझे देखने के लिए एक लड़की के साथ मुझे ढूंढते ढूंढते खेतों तक पहुंच गई थी। मेरी छोटी बहन उसकी सहेली थी। शायद उसने उसी से पता लगता होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाने लगा था। हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था।
इधर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपने मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई में मेरे दिल ने मुझसे गुफ्तगू की। कहाँ वह एक अमीर घर की राजकुमारी और कहाँ तू एक गरीब माँ बाप का अनपढ़ लड़का। क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसको जिंदगी की खुशियाँ दे पाएगा? क्या तू चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनसीबी के अंधेरों में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजाता देख मेरी अंतरात्मा ने मुझे आईना दिखाया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था।